आपके अपने YouTube चैनल वर्कसाइड क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक अपने लास्ट अंतिम तक मैं आपको पूरा बताऊंगा। ओके 20वें क्वेश्चन तक। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। जितना सॉल्यूशन बताऊंगा 100% आपको गारंटी का सही बताऊंगा। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं मैं स्वयं उसका आंसर ढूंढता हूं। जब मैं आंसर स्वयं निकालूंगा तो मुझे इसमें डाउट की स्थिति नहीं रहेगी। ओके और जो मुझे क्लियर नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि दोस्तों क्लियर नहीं आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके लेकिन मैं आपको अधिकतम पूरे सॉल्यूशन बताऊंगा अथवा सही सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके अथवा सही बताऊंगा क्योंकि अभ्यास प्रश्न में एक क्वेश्चन को अच्छे तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके तो हमारा दोस्तों पहला आ जाता सही विकल्प आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकत्व की इकाई है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ओके 12 नंबर का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। ओके तो इसका दोस्तों आपका राइट शून्य कोटि की पूछी जा रहा है तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा आ नंबर का हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं तीसरा प्रथम संक्रमण श्रेणी के किस तत्व का आपको क्या है ई आपका मान धनात्मक होता है तो इसका राइट आंसर आपका Cu का। ओके कॉपर का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फुर दीप्ति के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है केवल संक्रमण धातु का प्रयोग किया जाता है तो संक्रमण धातु इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा है मीरवेन का तेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है। मीरवेन का तेल हमेशा किसे कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन को क्या है हम मीरवेन के तेल के नाम से जानते हैं तो नाइट्रोबेंजीन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद है तो उसका राइट आंसर 10 नंबर का एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ओके इससे पता चलता है कि एमपी बोर्ड कितनी गहराई से पूछ रहा है। ओके इसलिए आपको सभी अभिक्रियाओं के उत्पाद क्या होते हैं इसे भी याद रखना चाहिए। ओके अब देख लेते हैं हम रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 0.9% NaCl विलयन एवं मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव डेडेस है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आइसोटोनिक। ओके लिखित रूप में आंसर दिखाऊंगा एक बार सुन लीजिए आप पहले। फिर है सिस प्लेटिनम संकुल का प्रयोग डेडेस के इलाज में किया जाता है तो कैंसर के इलाज में उसका प्रयोग किया जाता है। ओके किसका सिस प्लेटिनम का। नेक्स्ट है एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके डेडेस नामक क्षार बनाता है तो कौन सा सिप क्षार बनाता है। ओके सिप क्षार। नेक्स्ट है बाल में डेडेस नामक प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है केराटिन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है एक पद में पूर्ण हो तो क्या है प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा KMNO4 में डेडेस संकरण होता है तो इसका हो जाएगा D3S इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में आपको बताता हूँ। ओके तो ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पहला आपको लिखना है आइसोटोनिक, दूसरा आपको लिखना है कैंसर, तीसरा आपको लिखना है सिप क्षार, चौथा आपका केराटिन प्रोटीन, पांचवें का आपका प्राथमिक अभिक्रिया और नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा D3S लिखा है। ओके ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके जो भी काम मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन बताएं आप कहीं से भी देखें। ओके इसमें कोई बुराई की बात नहीं है लेकिन आप कहीं से सॉल्यूशन देखें लेकिन आप जो सॉल्यूशन देखें तो उसको आपको क्या विचार करके लिखना है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है समझ के लिखना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसको आपको अगर 80 में 80 नंबर लाते हैं तो आप टॉप कर जाएंगे एमपी में। मेन आपका है बोर्ड एग्जाम। ओके तो इसका केवल आपको क्या है इसे समझना है। ओके इसलिए आपको क्या है और इसके क्वेश्चन आपको तैयार करने अगर आप ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आधे ज्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो कि आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में फायदे रहेंगे। ओके इसलिए आपको क्या है सही एकदम तैयार करना है। ओके समझ के नेक्स्ट देख लेते हैं हम सही जोड़ियां बनाइए। पहला है H2O2। ओके तो H2 आपका हो जाएगा आपका कौन क्या हो जाएगा ईंधन सेल। ओके तो ईंधन सेल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा आपका ला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा K वाला है K3 × 10⁻⁻1। ओके तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है फास्जीन फास्जीन आपकी है। ओके तो फास्जीन आपकी गैस हो जाएगी आपको क्या है इसमें हो जाएगा कार्बोनिक क्लोराइड इसका आपका राइट आंसर हो कार्बोनिक क्लोराइड। फिर आपका सुक्रोज हो जाएगा D आपका प्लस हो जाएगा। ओके ये मोनोसैकेराइड नहीं है सुक्रोज इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके लेकिन इसका आंसर होना चाहिए आपका मेरे अनुसार आपका D प्लस होना चाहिए। ओके नेक्स्ट है हिंस वर्ग अभिकर्मक तो ये आपका हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ओके तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों एक शब्द में एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है दोस्तों हमारा जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं तो वे कहलाते हैं स्थिर क्वांति द्रव मिश्रण कहलाते हैं। ऑर्गेनिक समीकरण लिखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ लिखित रूप में बताऊंगा। नेक्स्ट आपका K2HCl4 का कौन सा अभिकर्मक कहलाता है ये कौन सा अभिकर्मक है तो ये आपका नेल्स अभिकर्मक है नेल्सर अभिकर्मक है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा फास्फोडाई एस्टर बंद किसे कहते हैं चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए पांचवें में अपना एक वाक्य में देखा सीधा अपना यहाँ दिख रहा है कि यहाँ क्या है सोडियम की क्रिया कराई गई है डाई ईथर की उपस्थिति में तो आपकी बुड्स अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ओके
तो इसमें आपको सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा आपका स्थिर क्वांति द्रव। दूसरे का राइट आंसर आपको क्या ऑर्गेनिक समीकरण लिखना है, तो आपका K इक्वल टू AE ओके की पावर हो जाएगा -EQ अपॉन RT। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा होगा आपका नेल्सन अभिकर्मा का। चौथे का राइट आंसर आपका क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसे क्लियर कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दो शर्करा समूह के फास्फेट समूह व हाइड्रोक्सी समूहों के बीच संघनन के परिणाम स्वरूप क्या है, यह बंध बनता है। कौन बंध, आपका फास्फोडाइएस्टर बंध। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों का मैं आपको बता चुका हूँ, पांचवें का राइट आंसर आपका वुड्स अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या है प्रश्न क्रमांक चौथे मतलब एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आपके रह जाते 77। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला है, तो पहला का दोस्तों क्लियर नहीं है, लेकिन आपको इसमें मेरे अनुसार सत्य है, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, लेकिन मेरे सुनो इसमें आपका सत्य है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, तो दूसरा हमारा क्या है EDTA क्या है, द्विदंतुल लिगेंड है। तो आपका क्योंकि EDTA क्या है बहुदंतुल लिगेंड है, लेकिन इसमें क्या है द्विदंतुल लिगेंड कहा जा रहा है, तो ये अपना क्या है यह सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये ग्लिसरॉल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइऑल है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एल्डोल संघनन अभिक्रिया में सेनेमिक अम्ल बनता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा विटामिन C का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य। ओके, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन, लास्ट प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। ओके, इस प्रकार से हमारा पहला सत्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य हो जाएगा, और यहाँ लास्ट हमारा क्या है छठवां सत्य हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा छठवां है प्रोटीन के विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया हुआ है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका दिया हुआ है, और प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग आपको बताने हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका दिया हुआ है जब प्रोटीन को गर्म अथवा अम्ल सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है, और ये अविलय होकर क्या है स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को क्या है प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में भी आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे अथवा देख लेते हैं। अथवा में दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइन बंध को परिभाषित कीजिए। ओके, तो पेप्टाइन बंध की परिभाषित करना है, या पेप्टाइन बंध क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है पेप्टाइन बंध एक एमाइड बंध है जो क्या है COOH समूह के अल्फा एमीन अम्ल के साथ दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये दो एमीन अम्लों की इकाइयों का एक पेप्टाइन अणु से जोड़ दिया देता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है पेप्टाइन बंध। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 7वां, एमीन क्षारीय होते हैं क्यों। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, सो आप देख सक लीजिए, ये आपको प्रश्न क्रमांक 7 में एक आंसर है। इस प्रकार से पहले आपको संरचना सूत्र बनाना है, फिर आपको समझाना है कि जो एमीन होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एमीन क्या है क्षारीय व्यक्ति होते हैं। अगर आप आंसर लिखना चाहें तो केवल ये लाइन आप लिख सकते हैं, इतना ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, और बाकी आपको फुल सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है डायग्राम के साथ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों निम्न परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण रखना है, तो इसको मैंने नहीं किया, तो इसे आप क्या स्वयं करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन, विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं हम विकार्बोक्सिलीकरण हमसे पूछा जा रहा है। तो विकार्बोक्सिलीकरण क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बोक्सिलिक समूह से CO2 पृथक करने की क्रिया को क्या है विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। ओके, इस क्रिया ये दिया हुआ है, इसमें क्या है इस क्रिया में COOH समूह का क्या है विलोपन हो जाता है, इस प्रकार से समझाया गया है। ओके, और फिर आपका ये दिया गया है आपका उदाहरण। ओके, और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अथवा में दोस्तों हमसे पूछे जा रहा है साइनोहाइड्रेन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, साइनोहाइड्रेन आपको बताना है। ओके, तो साइनोहाइड्रेन ये आपका दिया है ऐसे यौगिक जिनमें साइनो तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक ही कार्बन समूह से जुड़े होते हैं साइनोहाइड्रेन कहलाते हैं। ओके, सिंपल आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको समझाया गया है, और ये आपका दिया है उदाहरण के सहित। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा रहा है, द्विलवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, द्विलवण और संकुल लवण में आपको अंतर बताना। ओके, 2022 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट दिए हैं, लेकिन आपको कोई भी दो अंतर आपको लिखना है, द्विलवण और संकुल लवण में अंतर। ओके, कंप्लीट हुआ था। अथवा हमसे पूछा जा रहा है समन्वय मंडल की परिभाषा लिखिए। ओके, तो इसका
तो हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है समन्वय मंडल की परिभाषा बतानी है। तो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से जुड़े लिगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है तथा ये सभी मिलकर समन्वय मंडल कहलाते हैं। और ओके, इस प्रकार से आपका समन्वय मंडल को समझाया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित उपसय संयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। दो आपको क्या है उपसय संयोजी यौगिक दिए हैं, IUPAC नाम लिखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, तो ये आपका दिया है। पहला है आपका, पहले का आपको नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिक निकल 0, ये आपका हो जाएगा। दूसरा है उसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटोट निकलेट। ओके, सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अथवा में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे क्या है उपसय संयोजी यौगिक के सूत्र पूछा जा रहा है। ओके, नाम बता दिए है पहले से, ये आपके नाम है, इनके क्या है हमें सूत्र लिखना है। ओके, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो क्या है टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है, तो इसका आपको किस प्रकार से सूत्र लिखना है, तो आप इसका देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर सेकंड हमसे पूछा जा रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनोडेड फेरेट थर्ड है, तो इसका आपको सूत्र किस प्रकार से लिखना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में हमसे पूछा जा रहा है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ओके, कंप्लीट इसमें सॉल्यूशन आपको समझाया गया है लाइन बाय लाइन। ओके, कि आपको शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकालनी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको क्या है अक्सर आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट इसका याद रहता है आंसर 55.5 है। ओके, और ये अपना आंसर आ जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा हमसे पूछा जा रहा है प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। प्रतिलोम परासरण को बताना है, तो ये आपको सॉल्यूशन दिया है कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाव से अधिक दाव लगाया जाता है तो परासरण की दिशा बदल जाती है, अर्थात शुद्ध विलायक अब पर अर्ध परागम झिल्ली द्वारा विलयन के पारगम गमन करता है। यह प्रक्रिया क्या है प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इसका उपयोग जल को पीने बनाने में किया जाता है, मतलब उपकरण आरओ में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन है एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, क्यों, कारण लिखिए। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, इसकी आंसर आप ले सकते हैं। लगभग समान सुधार अणुभार हाइड्रोकार्बन अपेक्षा एल्कोहल के क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। यह अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। मेन आंसर आपका यही है। बाकी कंप्लीट आंसर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका कंप्लीट आंसर आपका दिया हुआ। ओके, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ आपका क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां अथवा आ जाता है, जिससे पूछा जा रहा है कि फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल और ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, इनका आपको समीकरण लिखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये मैंने की कॉपी में अलग से नोट कर लिया है, क्योंकि अच्छे से डायग्राम इसमें आपको बनाना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे फिनॉल से हम क्या है पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल से हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। ये हमारा C6 यहाँ आपको लिख लेना है, फिनॉल है ये हमारा। ओके, तो C6H5OH अपना फिनॉल है। इसमें हम क्या है सांद्र HNO3 की जब क्रिया कराते हैं, क्रिया जब आप कराएंगे तो आपको क्या है यहाँ आपको बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, साथ ही H2O जल निकल जाएगा। तो ये अपना बन गया। देखिए फिनॉल से हमने क्या बना दिया, जब हमने HNO3 की क्रिया करा दी तो हमारा क्या बन गया 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब देखिए बना क्या है हमारा 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, लेकिन इसी को क्या हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ओके, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये ना पूछे ये कहा है, तो ये स्टूडेंट वही कर पाएगा जिसे पता हो कि इसे ये निकालना है और इसे क्या है पिक्रिक अम्ल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे। तो बस आपको क्या है 3Br2 की आपको क्रिया मतलब Br2 क्रिया कराइएगा। जब तीन अणु लेंगे Br2 के, तो आपके क्या है फिनॉल से ये फिनॉल आपका दिया हुआ क्रिया कराएंगे आप, तो बस आपको बन जाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, LHBr बाहर निकल आएगा। इस प्रकार से आपका रहने वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। आदर्श विलयन को उदाहरण से समझाइए, मतलब क्या है आदर्श विलयन को आपको बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया। आदर्श विलयन कहने कहते हैं आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो क्या है राउट का नियम का पालन करते हैं। विलयन की सभी सांद्रताओं सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनकी शर्त ये दी हुई है और उदाहरण आपका ये दिया है आदर्श विलयन का। कंप्लीट हो जाता है। अथवा देख लेते हैं। ओके, तो इसका मैंने क्या है आपका अथवा देख लेते हैं। तो अथवा में दोस्तों से पूछा जा रहा है एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन का 1.2 डिग्री सेल्सियस अवनमन हो जाता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान का हमें ज्ञात करना है। ओके, तो किस प्रकार से करना है देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन दिया है। ओके, सूत्र आपको ये लगाना है। सूत्र की डायरेक्ट मैंने सूत्र लिख दिया है, पर अब दिया क्या क्या है, दिया हमको ये दिया है WB दिया है 5 ग्राम, WA आपका दिया है, KF दिया हुआ है। ओके, ये सब दिया है। आणविक द्रव्यमान के पर आप फॉर्मूला लगाइएगा, मान रखिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 154.16 मोल इनवर्स। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं। तो इस 14वें का मैंने ऊपर वाला नहीं किया है। ओके, लेकिन आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। मैंने इसका क्या अथवा वाला किया है तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन में आपको सभी बताऊंगा। तो देख लेते हैं अपन। तो ये आपका है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनॉल अम्ल की चालकता 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात
चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, दिया हमको क्या क्या है, ये आपको दिया है, फॉर्मूला लगाइएगा, इस प्रकार से आपको करना है और हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इससे आप एक बार अपनी तरफ से क्लियर भी अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अच्छे तरीके से लिखने के लिए नेक्स्ट आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15वां, अर्धआयु काल परिभाषा लिखिए। क्योंकि ये परिभाषा बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु काल की गणना कीजिए। चलिए इसे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले आपको अर्धआयु काल पूछे जा रहा है, तो अर्धआयु काल की ये परिभाषा दी हुई है, अर्धआयु काल की आपको परिभाषा लिख लेना है। फिर इसके बाद किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इसके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। कंप्लीट यहाँ से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, और यहाँ आपका हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। अथवा हमसे पूछा जा रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। इसके लिए अर्धआयु काल की हमें क्या है, गणना करती है। ओके, log 10 का मान भी हमें दिया है 10 का। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको किस प्रकार से आपको लिखना है, माना कि अभिक्रिया का प्रारंभिक साधारण ए है, इस प्रकार से आपको पूरा बेहतरीन तरीके सॉल्यूशन है। ओके, मैं जो आपको आंसर लाता हूँ लगभग पूरा आपका क्लियर रहता है आंसर। ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये अपने फॉर्मूला लगाया। ओके, ये अल्फा बराबर यदि ये है, ओके, ये आपका दिया है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, फिर log 10 आ जाता है, मान भी रख दीजिएगा log 10 का। ओके, एक है अपने क्वेश्चन में दिया है तो एक रख देंगे तो जिनको तेम आ जाएगा। फिर इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अर्धआयु काल को बस पर आपको फॉर्मूला लगाना है और फिर आप मान इसका रख देंगे, सॉल्व करेंगे। 45 मिनट आएगा, 45 मिनट इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 16वां, फिनॉल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों, लिखिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए आप। क्योंकि फिनॉल को वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्योंकि जब क्या है वह वायु की O2 से ऑक्सीकृत होकर क्या कीनोन बना लेता है। आंसर केवल इतना है कि जब क्या है जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वायु में, फिनॉल उससे क्या क्रिया करके क्या ऑक्सीकृत होकर कीनोन बना लेता है। बस पर आप लगा देना है, तो फिनॉल प्लस O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्रिया करेगा, कीनोन हमारा बन जाएगा। और बस यही कारण है कि गुलाबी रंग का बन जाता है। और ये आपको समझाया गया है, इसमें डायग्राम के साथ आपको समझाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ये आपका हो जाता है। ओके, इसके आगे देख लीजिए, कीनोन बना लेता है। और इसके आगे क्या है, फिर पुनः दोबारा क्या है, तो पुनः दोबारा क्या है, दो अणु के साथ क्रिया करेगा फिनॉल और क्या है फिनोकीनन बनाता है, जो कि क्या गुलाबी रंग का होता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल मतलब अल्कोहल के निर्जीकरण की क्रिया विधि को समझाना है। मतलब आपको क्या है अल्कोहल के निर्जीकरण बताना है। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, अल्कोहल का निर्जीकरण की क्रिया विधि आपको बतानी है। ये इस प्रकार से आप लिखेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से आपका हो जाता है अल्कोहल का निर्जीकरण की क्रिया स्टार्ट की। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में गर्म करने पर अल्कोहल जड़ के अणु से क्या है निकल का है एल्कीन बनता है। ओके, इसमें क्या है स्टेप बाय स्टेप है क्रिया विधि। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप, ये आपका दिया हुआ है और यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए फास्ट, कि वह समीकरण के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट समझाना है और ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, एथिल अल्कोहल का आपका निर्जलीकरण। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संक्षारण परिभाषित कीजिए तथा इसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। जैसे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, संक्षारण को पहले आपको बताना है, तो संक्षारण के बारे में दिया है और मुख्य रूप से आपको संक्षारण का सिद्धांत बताना है। ओके, मतलब रासायनिक क्रिया के पास पूरी संक्षारण की आपको कंप्लीट बतानी है। ओके, ये एक बार दिया है सॉल्यूशन है। ओके, देख लीजिए फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपना हो जाता है। यहाँ तक हमने संक्षारण के बारे में मैंने आपको बता दी। ओके, फिर इसकी आपको क्या है सिद्धांत बताना है। तो यहाँ से आपको सिद्धांत स्टार्ट हो जाता है आपका संक्षारण का सिद्धांत। ओके, इस प्रकार से दिया, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और काफी बड़े अक्षर तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वीडियो को फुल क्वालिटी में जरूर करके आप देखिएगा। ये आपकी संक्षारण की क्रिया ओके होती है, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 7वें का अथवा है कि HNHE को चित्र एवं समीकरण के साथ लिखिए। ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ये से मेरा क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों को समझाइए। पहला है संकुल यौगिक का निर्माण, दूसरा है उत्प्रेरकीय गुण। देख लेते हैं, क्रम से आपको देखना है। तो पहले आपको बताना है संकुल यौगिक का निर्माण। ओके, तो ये आपको बताना है कि संक्रमण तत्व क्या है, संकुल यौगिक के बारे में आपको उनका संबंध बताना है। तो ये आपको लिखना है कि जो संक्रमण तत्व है वो संकुल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, धातु आयनों का आकार छोटा होता है, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उपयुक्त। ये आपका 3 आपको लिखना है पॉइंट, ये 3 आपको पॉइंट लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, आपको 2-3 लाइन आपको बताने के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका संकुल यौगिक और संक्रमण तत्व में संबंध। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बताना है, उत्प्रेरकीय गुण बताना है संक्रमण तत्वों का। तो उत्प्रेरकीय गुण देख लीजिए संक्रमण तत्व का, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपके दिया है कि टिप्पणी एक पार्ट से आपको दोनों की अलग अलग लिखनी होगी। तो ये आपका दिया है संक्रमण तत्व का उत्प्रेरकीय गुण। ओके, और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमसे पूछा जा रहा है लैंथेनाइट किसे कहते हैं तथा इसे पृथक करना कठिन होता है क्यों। ओके,
तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको लिखना है कि लैंथेनाइट का है, पहले आपको लैंथेनाइट की परिभाषा बतानी है। तो वे तत्व जो क्या है 4f ब्लॉक के कैल्थेनम के बाद आते हैं, चूंकि ये तत्व लैंथेनियम के बाद आते हैं अतः इन्हें लैंथेनाइट कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके साथ पूछा जा रहा है कि लैंथेनाइट है, इन्हें क्या पृथक करना कठिन क्यों होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, लैंथेनाइट अवयव के कारण और बेस्टर 2 कोष स्थापना समान होने के कारण इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा में कमी होती है, वस्तुतः शुद्ध रूप से क्या अलग प्राप्त करना कठिन होता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन। हेलो एल्केन की तुलना में हेरोएनिन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनाई से हो पाता है, क्यों, कारण लिखिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। कारण क्या है, तो इसका मेन रीजन है जो ऐसा होता है, इसका होता है अनुनाद प्रभाव के कारण। ओके, तो अब अनुनाद प्रभाव के मैं आपको ये समझा दीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। लॉन्ग है तो थोड़ा लॉन्ग में आपको समझाना है पूरा विस्तार से। इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com पर जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। नहीं तो प्रश्न क्रमांक 19 में अथवा हमसे पूछा है विलोपन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इससे अभिक्रिया के लिए सेंट जेब नियम को समझाइए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 19 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, तो पहले आपको विलोपन अभिक्रिया बतानी, तो आपकी ये दी है कंप्लीट विलोपन अभिक्रिया। ओके, और सेंट जेब का नियम बताना है इससे संबंधित। तो सेंट जेब का नियम आपका इस प्रकार से दिया है। कंप्लीट आपका दिया, स्क्रीनशॉट आपका है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन रह जाता है। ओके, एल्डिहाइड के लिए रजक दर्पण परीक्षण का समीकरण लिखना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसे सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, पहले वाला है आपका। ओके, किस प्रकार से आपको ये लिखना है ये आप देख लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसमें आपका एल्डिहाइड के और रजत दर्पण परीक्षण आपको निकालना था। इस प्रकार से दिया, एल्डिहाइड लिया है। ओके, और ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा देख लेना रजक दर्पण एजी प्राप्त हो जाता है सिल्वर। आगे देख लेते हैं, आगे हमसे पूछे जा रहा है दूसरे में फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया की समीकरण लिखिए तथा उत्पाद की संरचना बनाकर इसका उपयोग लिखिए। ओके, मतलब क्या है, जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है और जो कुछ बनता है उसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको लिखना है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड क्या है अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है, NH3 आपके यहाँ अमोनिया हो जाए। तो इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता हमारा, बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे हम आपको कहते हैं सिंपल भाषा में यूरोटेप्रिन। यूरोटेप्रिन बनता है। ओके, और क्या जल निकलता है तो यूरोटेप्रिन बनता है। तो उत्पाद में हमें लिखना है कि यूरोटेप्रिन बनता है, इसलिए मैंने अच्छे से लिख दिया है। अतः फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया से क्या है आपका यूरोटेप्रिन उत्पाद बनता है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में हम करते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। और इसके अथवा में कोई क्वेश्चन है ही नहीं है, तो ये अपने इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कक्षा 12वीं का सेट ए का रसायन शास्त्र का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर जो करिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।